तक लगभग हमने 75, 80, 90 लगभग आसपास हमने आर्टिकल्स पढ़ लिए होंगे। मतलब 1 to 51 तो कंटिन्यू ही देखा था। उसके बाद भी प्रेसिडेंट को लेके हमने बहुत सारे आर्टिकल्स देख लिए हैं, शायद 20-25 से ज़्यादा ही हो गए। तो इतने आर्टिकल 75 हमने पढ़ लिए हैं। इसके बाद भी हमने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ना है। तो आर्टिकल्स को रिवाइज करने के लिए कुछ खास टेक्निक यूज़ कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बाद में आप मतलब आप अगर ये सोच रहे हो कि बस पॉलिटी को रिवाइज करके हम आर्टिकल्स को याद रखेंगे तो इतना इजी नहीं है, आपको उसके ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा। आर्टिकल्स इतने जल्दी तो आपसे मतलब दोस्ती नहीं बनाएंगे। हाँ, अब तक ठीक था कि मतलब ठीक है, फंडामेंटल राइट्स बड़ा इजी हो जाता है क्योंकि सीक्वेंस में पहले राइट टू इक्वलिटी है या फिर राइट टू फ्रीडम है, तो वो हो जाता है। अब हम लोग इतने रैंडम आर्टिकल्स देख रहे हैं, आर्टिकल 71, आर्टिकल 72, जिसमें कोई सीक्वेंस नहीं है। अब आर्टिकल 71 में हमने देखा था कि अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कुछ भी डिस्प्यूट होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। 72 अभी नहीं देखा हमने, पेड्रॉन का उसका वो है, वो हम लोग देखेंगे। 74, 75 ये बहुत अलग अलग आर्टिकल्स है। तो मेरी एक सलाह आपसे ये है, आप जहाँ पे भी पढ़ते हो, ठीक है, लाइब्रेरी में बैठते हो, बेडरूम में बैठते हो, स्टडी रूम में आपका जो भी है, जितने आर्टिकल्स हुए हैं उसको प्रॉपर शॉर्ट नोट्स में उसका चीट बना के अपने चेयर या फिर टेबल के सामने रखो। रोज लगभग 2 से 3 बार देखोगे, तब जाके महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद वो याद रहेंगे। एक दिन का ऐसा कुछ काम नहीं है, पैरासीटामोल का टैबलेट नहीं है वो कि एक दिन में काम करेगा, समय लगने वाला है, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर काम करो। सीरियसली मैं आपको बताऊं, 2019 की मेरी बैच थी, सुबह के बच्चे थे एमपीएससी के, उन्होंने लिस्ट निकाला था कि सर हमने पता है कितना आर्टिकल्स पढ़े। मतलब पता नहीं भाई, मैं थोड़ी गिनता हूँ कि मैं कितना आर्टिकल्स पढ़ाता हूँ। तो उन्होंने लिस्ट निकाली थी कि सर हम 275 आर्टिकल्स पढ़े। अच्छा, 465 ये 470 ये तो आर्टिकल्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है, 265 आर्टिकल्स मतलब कम नहीं हुए, बहुत बड़ा नंबर हो गया ये। और उन लड़कों ने उसके ऊपर इतना काम किया कि वो एकदम बिल्कुल मन लगा के, मतलब बाहर खाना खाते थे, लाइब्रेरी में बैठते थे, तो जहाँ पे खाना खाते थे ना वहाँ पे उन्होंने पूरा चीट लगाया के रखा था आर्टिकल्स का। और पूरा 15-20 मिनट जब तक खाना खा रहे हैं सब लोग एक एक आर्टिकल बस मन के मन में पढ़ते थे रोज। तब जाके वो 2-3 महीने बाद उनको एकदम अच्छे से याद हुए। तो वो क्योंकि क्वेश्चंस बनते हैं। अब कैसा है, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। कॉन्सेप्ट मेरा काम है आपको समझाना, आपका काम है अच्छे से समझना। एक बार समझ लिए तो उसको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आर्टिकल्स को आपको रिवाइज करना पड़ेगा। उसके शॉर्ट्स नोट्स में ही आप उसकी चीट बना के रखो। ठीक है, जितने क्रूशियल, जितने प्रीशियस पावर्स थे या फिर वो पावर्स ना जो जैसे समझने लायक थे, वो लगभग हो गए। मतलब प्रेसिडेंट के लेजिस्लेचर पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स और वेटो पावर्स। वेटो उनके थोड़े मेन पावर्स है जिसको समझने के लिए लगभग एक लेक्चर हमने कल खर्च किया। अभी ठीक है, नॉर्मल चीज़ें हैं उनके पावर्स की। तो उसमें जो फाइनेंशियल पावर्स है उसमें 2-4 ही चीज़ें हैं, जैसे अगर पार्लियामेंट में, वो भी लोकसभा में, अगर मनी बिल रखना है तो मनी बिल ये प्रेसिडेंट के प्रियोर रिकमेंडेशन से ही जाएगा। इनका रिकमेंडेशन ज़रूरी है, विदाउट प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन वो बिल नहीं जा सकता। फॉर्मेलिटीज़ है, लेकिन हम बस मान दे रहे, रिस्पेक्ट दे रहे हैं और कुछ नहीं। हेड ऑफ द नेशन है तो इतना तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको, है ना, इतना सम्मान दें। इसके अलावा उस मनी बिल में जितने भी डिमांड फॉर ग्रांट्स है, याद है इकोनॉमिक्स में हमने देखा है, वो 109 ग्रांट्स रहते हैं। वो सारे ग्रांट्स भी, डिमांड फॉर ग्रांट्स भी प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन ज़रूरी है। इसके अलावा बजट में कोई भी न्यू टैक्स इंट्रोड्यूस करना है या फिर टैक्स बढ़ाना है, उसके लिए भी राष्ट्रपति की सम्मति पहले लेना ज़रूरी। न्यू टैक्स या फिर टैक्स अगर बढ़ाना है उसके लिए। इसके अलावा हमारे कंट्री का कंटिजेंसी फंड, ये प्रेसिडेंट के ही हाथों रहता है, प्रेसिडेंट के ही हाथ में रहता है। इसमें से अगर एक्सपेंडिचर करना है तो उसके लिए सारे रूल्स रेगुलेशन और बाकी सारी चीज़ें जो है वो प्रेसिडेंट ही देखते हैं। कंटिजेंसी फंड क्या है, इसके पहले हमने देखा है, कभी बात हुई है। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। देखिए, अगर हमारे सबके घर में अगर मम्मी हाउसवाइफ होगी और अगर फादर वर्किंग होंगे, तो फादर जो सैलरी लाते हैं महीने में, एग्जांपल लेते हैं 1 लाख लाते हैं,
तो 1 लाख सैलरी में से ऑफकोर्स पूरा का पूरा, तो क्योंकि फादर जो है वो लगभग दिखने के लिए मैं आपको बताऊं कि वो है प्रेसिडेंट, लेकिन जो घर में जो प्राइम मिनिस्टर है वो तो मदर है, सीधा सीधा। हाँ, लेकिन अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम होगी तो, अगर बहुत ज़्यादा पैट्रियार्चिक सिस्टम है तो समझ के चलो कि वहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं है, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है और वहाँ पे एक ही पर्सन है, वही प्राइम मिनिस्टर और वही सब कुछ, ठीक है। एनीवेज, मामला ये है कि जितनी सैलरी मम्मी को दी जाती है उसमें से ठीक है, मम्मी हिसाब है उसका कि भाई इतना पैसा बैंक में डालना, इतना ये करना है, उतना वो करना है, इतने एक्सपेंडिचर है, और सारे खर्चे वो कर करके भी सारी कुछ उसमें से कुछ अमाउंट वो निकाल के अपने बहुत ही स्पेशल पर्स में रखती हैं। वो स्पेशल पर्स भी बड़ी स्पेशल जगह रहती है, वो बहुत रेयर कंडीशन में निकलती। वो अलग से पैसे रखने के पीछे मम्मी का मकसद ये रहता है कि इमरजेंसी कभी कुछ आ जाए, अचानक से शादी आ जाए या फिर और कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, और अगर पैसे हाथ में नहीं रहे तो क्या, तो भाई हमारे पास एक अलग सा एक पैसा है रखा हुआ, उसमें से हम लोग पैसा खर्च करेंगे। तो जैसे हमारे घर में इस तरीके से तरीके चलते हैं, वैसे ही सरकार भी चलाती है। अब सरकार जो मतलब रेगुलर बेसिस पे जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स उनके जो चलते हैं वो कौन से फंड से, तो उसको हम लोग कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड। वो अलग हो गया कंसोलिडेटेड फंड, जितना पैसा आ रहा है वहाँ पे आएगा, जितना खर्चा हो रहा है वहाँ पे आएगा। कंसोलिडेटेड फंड भी हमारे घर में रहता है, जैसे मम्मी का अभी हमने देखा एक छोटा सा पर्स, वैसे ही हमारे घर में एक अलग बड़ी तिजोरी रहेंगी। और बड़ी तिजोरी क्या, अगर आपके घर में गोदरेज की अलमारी होगी तो वो गोदरेज की अलमारी में वो आपको वो घर का जो कंसोलिडेटेड फंड है वो मिलेगा। आप जैसे उसको खोलोगे तो राइट पल्ला वो काम का नहीं, फालतू चीज़ें पड़ी रहती है, वो साड़ियाँ वाड़ियाँ लटकी रहेंगी, वो काम का नहीं है। लेफ्ट पल्ला खोलने के बाद लेकिन एक बड़ा सा लॉकर रहेगा, उसको खोल के और अंदर घुसोगे तो अंदर और छोटा लॉकर रहेगा। बस वो है हमारे घर का कंसोलिडेटेड फंड, जहाँ पे पैसा रखा जाएगा, खर्च किया जाएगा। लेकिन इमरजेंसी के लिए जैसे मम्मी ने अलग पर्स में पैसा रखे थे, वैसे ही कंट्री का भी अपना एक कंटिंजेंसी फंड है। अगर जो भी कुछ भी अगर समझ के लो कि नेचुरल कैलामाइट आ गया है या फिर नेशनल कैलामाइट आ गया, कोई भी कैलामाइट हो, तब उस क्रिटिकल कंडीशन में हमारे पास पैसा खर्च करने के लिए एक तिजोरी है जिसमें पैसा रखा है, उसको हम लोग कहते हैं कंटिंजेंसी फंड। और प्रेसिडेंट उसको ऑपरेट करते मतलब सारा रूल्स रेगुलेशन जो है वो प्रेसिडेंट इसको लेके बनाएंगे, ठीक है। तो वो भी राइट उन्हीं के हैं। देन आर्टिकल 280, और सिर्फ देश के प्रेसिडेंट को ये राइट है कि प्रेसिडेंट आर्टिकल 280 को यूज करके लगभग एक 5 साल के लिए एवरी 5 years एक फाइनेंस कमीशन अपॉइंट करेंगे। लगभग 5 साल के लिए रहता है, ऐसा नहीं फिक्स, ऐसा कोई टर्म नहीं है। कुछ फाइनेंस कमीशन 3 साल भी रह चुके हैं, रेयर है ऐसा। कुछ फाइनेंस कमीशन 6 साल भी रह चुके हैं, लास्ट फाइनेंस कमीशन ही 6 साल था, 2019 से लेकर 25 तक। अभी 16 फाइनेंस कमीशन चल रहा है। फाइनेंस कमीशन का काम बजट नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, हाँ ठीक है। लेकिन देखो कैसा है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना भी रिसिप्ट है, वो रिसिप्ट का जो सबसे बड़ा सोर्स है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो है टैक्स। अब टैक्स में भी जो बड़े उनके जो वो है रेवेन्यू, वो कहाँ से जनरेट होते हैं, मतलब कौन से टैक्स में से, तो इनकम टैक्स है, कॉरपोरेशन टैक्स है। तो इनकम टैक्स, जैसे मैं इनकम टैक्स पेयर हूँ, मैं टैक्स भरूंगा, पैसा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो पैसा कमा रही है, या फिर मैं जो टैक्स भर रहा हूँ, तो मैं तो रेसिडेंट हूँ महाराष्ट्र का, मतलब महाराष्ट्र की स्टेट से सेंट्रल कमा रही है, ऐसे ही बाकी स्टेट से भी सेंट्रल कमा रही है। तो अगर सेंट्रल इन सब स्टेट से कमा रही है तो ये सेंट्रल का भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा कि जितना पैसा सेंट्रल ने कमाया उसमें से कुछ हिस्सा वो स्टेट्स को बांट दें, राइट। तो वो किस स्टेट को कितना हिस्सा जाएगा उस पे रिकमेंडेशन देने का काम फाइनेंस कमीशन करता है, ठीक है। और ये प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, ठीक। सो फाइनेंस कमीशन प्रेसिडेंट, तो उनके फाइनेंशियल पावर्स में इतने वो पॉइंट्स आएंगे। फाइनेंशियल के बाद जुडिशियल, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट ये प्रेसिडेंट द्वारा ही होता है। भले ही लेकिन हम लोग ये बोल तो रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट ये प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, लेकिन प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से वो अपॉइंटमेंट नहीं करते। एक कॉलेजियम सिस्टम है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट का वो कॉलेजियम जो सजेशन देगा
उस हिसाब से प्रेसिडेंट जो है वो बाकी जजेस को अपॉइंट करेंगे, ठीक है। अब वो उसके बीच का रास्ता भी लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत बेहतरीन तरीके से निकाल लिया। शायद मैंने आपको 99th अमेंडमेंट पढ़ाया हो, याद कीजिए। 2014 मोदी गवर्नमेंट कॉलेजियन सिस्टम को चेंज करने की कोशिश, 1+4 इतने जो जजेस बैठ रहे हैं उसमें चेंज करके उन्होंने 1+2 किया। उसके अलावा 2 ज्यूरिस्ट और एक लॉ मिनिस्टर को लाया था, याद है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये क्या कर रहे हो, हमारा तो भाई कॉन्स्टिट्यूशनल हमें इंडिपेंडेंस मिला है, हमारे इंडिपेंडेंट को तो आप कहीं ना कहीं डैमेज कर रहे हो, तो ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर पे डैमेज है। तो 99th अमेंडमेंट इन्होंने इनलीगल घोषित कर दिए है सुप्रीम कोर्ट ने। अब सरकार ने बहुत बेहतरीन तरीके से बीच का रास्ता निकाला है और इस हिसाब से एकदम सही तरीके से सरकार को जो लोग चाहिए हैं वो लोग सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स में बैठ रहे हैं। रास्ता क्या है, सुप्रीम कोर्ट जब पढ़ेंगे ना तब बहुत अच्छे से बताऊंगा कि क्या रास्ता गवर्नमेंट पिछले 10 सालों में यूज़ कर रही है, क्योंकि उस सिस्टम को, कॉलेजियन सिस्टम को वैसे भी चेंज नहीं कर सकता है गवर्नमेंट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो सीधा डंडा लेके खड़ा रहेगा कि भाई आप बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं हिला सकते। तो अब एक नया रास्ता है, बात करेंगे हम लोग। तो अपॉइंटमेंट ठीक है, प्रेसिडेंट बस अपने साइन और सील से उनका अपॉइंटमेंट कर रहे हैं और कुछ नहीं है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जुडिशियल पावर्स में एडविसरी पावर्स इसी में है। अगर प्रेसिडेंट को ये लगता है कि कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट पे लीगल व्यूज़ लेना ज़रूरी है, तो किसी सब्जेक्ट पे अगर लीगल व्यूज़ अगर किसी के लेना है तो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा बेहतरीन तरीके से उसके ऊपर व्यूज़ कोई नहीं रख सकता है। तो प्रेसिडेंट को ये राइट है कि प्रेसिडेंट आर्टिकल 143 का यूज़ करके वो सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस पूछ सकते हैं कि आप इस बात को लेके, इस पॉइंट को लेके, इस सब्जेक्ट को लेके आप हमें एडवाइस दीजिए कि भाई इसका क्या कर सकते हैं, इसका क्या हो सकता है। एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा ही, बेसिकली ये क्या पॉइंट है। लेकिन ये जो प्रोविज़न है, ये प्रोविज़न मैं आपको आधी पढ़ाऊंगा यहाँ पे, बाकी हम लोग पूरा पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट में। एक्चुअली 2 प्रोविजन है, उसमें से एक ही प्रोविज़न पढ़ाऊंगा, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। पढ़ने जाओगे, बुक्स पढ़ोगे तो अब हो सकता है माइंड में आएगा कि अरे यार हमने तो ये पढ़ा ही नहीं, तो मैं आधा ही पढ़ाने वाला हूँ। आधा हम लोग सुप्रीम कोर्ट में देखेंगे कि एडवाइस कैसे मांगी जाती है, किस तरीके से, किस हिसाब से मांगी जाती है, प्रेसिडेंट का क्या रोल है और उनके ऊपर क्या कंपल्शन आते हैं और सुप्रीम कोर्ट का उसमें क्या रोल है, समझिए। अगर प्रेसिडेंट को लगता है तो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं या फिर मांग सकते हैं। बस इसको ये समझिए कि जब प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस मांगते हैं तो वो एडवाइस सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को देगा ही। ये सुप्रीम कोर्ट पे बिल्कुल भी बंधनकारक नहीं है। उन्हें लगता है तो एडवाइस दिया जाएगा, अगर नहीं लगता है नहीं दिया जाएगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट को एडवाइस दे दिया तो उस एडवाइस को मानना भी प्रेसिडेंट के ऊपर बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। उनको लगता है तो वो मानेंगे, उनको नहीं लगता तो वो नहीं मानेंगे। अब पहले मैं एक आर्टिकल बता दूं, आर्टिकल 141। सुप्रीम कोर्ट जब कोई जजमेंट देता है तो वो जजमेंट आर्टिकल 141 के हिसाब से देश के हर एक इंसान पे, फिर वो देश के प्रधानमंत्री हो या फिर वो कोई कॉमन पर्सन हो, देश के हर स्टेट के हर कोने पे कॉमनली लागू होता है। उस ऑर्डर से कोई नहीं छूट सकता, बिल्कुल नहीं छूट सकता। और मैंने अभी यहाँ पे क्या बताया आपको कि सुप्रीम कोर्ट जो एडवाइस प्रेसिडेंट को दे रहे हैं वो एडवाइस मानना प्रेसिडेंट पे कंपलसरी नहीं है। उन्हें लगता है तो वो मानेंगे, नहीं लगता है नहीं मानेंगे। तो फिर मैंने आर्टिकल 141 की बात की, वो और ये इसमें क्या फ़र्क है, क्या अंतर है? बहुत अंतर है। आर्टिकल 141 में हमने ऑर्डर की बात की, यहाँ बात चल रही है एडवाइस की। ऑर्डर और एडवाइस में फ़र्क है ना भाई। एडवाइस मानना थोड़ी ना ज़रूरी है, तो एडवाइस है, ये जजमेंट थोड़ी है। थोड़ी ना पिटिशन डाले थे हमने सुप्रीम कोर्ट में, थोड़ी ना अपील किए थे सुप्रीम कोर्ट में, यहाँ पे बस एडवाइस दी जा रही है। तो दोनों पे कोई बिल्कुल कंपल्शन नहीं है। लेकिन हमने एक ही प्रोविज़न देखा है ना। सेकंड प्रोविज़न जब हम लोग पढ़ेंगे तो सेकंड प्रोविज़न में आपने ये देखना है या फिर ये देखोगे कि जब प्रेसिडेंट एडवाइस मांगते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को वो एडवाइस देना ही रहता है। सेकंड प्रोविज़न जब सुप्रीम कोर्ट में पढ़ेंगे हम तब। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो एडवाइस देता है वो मानना प्रेसिडेंट पे कंपलसरी नहीं। ठीक है, ये फर्स्ट ही प्रोविज़न समझ के लो, दोनों पे बिल्कुल ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। अब एडवाइस मांगी जाती है तो किस हिसाब से, किस तरीके से उसको समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से लेके तो आज तक मतलब समझ के चलो कि
अप्रैल मई 2025 तक प्रेसिडेंट ने लास्ट 75 ईयर्स में 15 टाइम्स एडवाइस मांगे हैं, 15 टाइम्स। अब लास्ट टाइम 2012 में मांगा था 2G स्पेक्ट्रम स्कैम को लेके, तो ऐसे वो 15th टाइम था वो, तो बड़ा इजी था अब तक कि ठीक है बाबा 15 टाइम मांगा है और ये और वो थोड़ा सा आपको देखना भी पड़ेगा ना कि कौन कौन से एडवाइस है, मैं आपको दूंगा ही लिख के क्योंकि पूछा जा सकता है आपको। लेकिन अभी इसी साल प्रेसिडेंट ने 16th टाइम एडवाइस प्रेसिडेंट को मांग लिया, ठीक है। तो वो 15 वाला जो है रेंज वो हट गया, वो अभी 16वें बार जो है वो एडवाइस मांगा गया अभी इसी साल, और उसका एडवाइस भी प्रेसिडेंट ने अभी लास्ट मंथ ही दिया, ऐसे भी नहीं बहुत पुरानी बात है, लास्ट मंथ ही दिया। समझते हैं कि मामला क्या था क्या नहीं, उसको मैं अच्छे से आपको बता दूं। जब जस्टिस खन्ना थे, जस्टिस गवई के पहले CGI, तो उनके टाइम पे उनके बेंच के सामने बहुत ही बेहतरीन एक केस आया था। क्या है ना, सुप्रीम कोर्ट का काम पता है, सुप्रीम कोर्ट का काम है गवर्नमेंट को हिलाना, देश को हिलाना जजमेंट देके, और ऐसे ही माइलस्टोन जजमेंट जो है वो जस्टिस खन्ना इन्होंने दिए। मामला देखो क्या है, शायद हमने इसके पहले भी इसके ऊपर डिस्कशन किया है। देखो क्या हो जाता है ना कि जब हम लोग प्रेसिडेंट और गवर्नर को कंपेयर करते हैं तो कई बार आपको दिखेगा कि भाई गवर्नर ये बहुत बार प्रेसिडेंट से ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, लेकिन कुछ स्टेट्स में, कुछ स्टेट्स में, कौन से स्टेट्स में वो भी समझते हैं। जैसे अगर हम लोग सेंट्रल की बात करें और राष्ट्रपति की बात करें, प्रेसिडेंट की बात करें, तो देखो होता क्या है कि लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउस ने एक बार बिल पास कर दिया और वो प्रेसिडेंट के असेंट के लिए गया तो प्रेसिडेंट लगभग उस पर साइन कर ही देते हैं। कोई जो है वो गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जाता है। बहुत रेयर कंडीशन में ऐसा हुआ। अब उसमें हमने देखा कि 2 बार तो एब्सोल्यूट वेटो यूज़ किया गया, वो तो छोड़ो, एब्सोल्यूट वेटो का तो कोई अर्थ ही नहीं है। पॉकेट वेटो एक ही बार यूज़ किया गया, वो भी इसलिए क्योंकि वो बंदा प्राइम मिनिस्टर के पूरी तरीके से खिलाफ था, उनका नहीं पड़ता था बिल्कुल। झैल सिंह और राजीव गांधी में प्रॉब्लम था, इसलिए उन्होंने पॉकेट वेटो यूज़ कर लिया। बाकी किसी भी प्रेसिडेंट ने कभी भी आज तक कोई हिम्मत नहीं दिखाई कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ जाएंगे और अपने हिसाब से जो है वो वेटो यूज़ करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का एक प्रकार कंट्रोल जो है वो प्रेसिडेंट पे है, लेकिन स्टेट में ऐसा बहुत बार नहीं होता है। जैसे एग्जांपल लेंगे, वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस है पावर में, सेंट्रल में बीजेपी है। जब हम लोग गवर्नर पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आर्टिकल 154 का प्रोविजन ये है कि गवर्नमेंट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट इनटू द स्टेट, मतलब स्टेट को खुद अपना गवर्नर अपॉइंट करने का बिल्कुल कोई राइट नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं। आप सोचो, अगर प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे तो प्रेसिडेंट को इसके बारे में कोई तो एडवाइस दे रहा है, कौन देगा? आर्टिकल 74 प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर अगर बोलेंगे कि भाई इस पर्सन को आपने वेस्ट बंगाल का गवर्नर बनाना है, तो वो जो बंदा रहेगा वो कौन से पार्टी का रहेगा? बीजेपी। तो बीजेपी का बंदा वहाँ पे है एज अ गवर्नर, और वो जहाँ पे बैठा है, जिस स्टेट का गवर्नर, उस स्टेट में जिसकी सरकार है, वो बीजेपी के सबसे बड़े राइवल। आप सोचो फिर होगा क्या? असेंबली जब बिल पास करेंगी वेस्ट बंगाल की, और जब वो गवर्नर के असेंट के लिए जाएंगी तो गवर्नर दिखाएंगे नाटक, और क्या करेंगे उसके ऊपर? यूज़ वेटो। तो ऐसा बहुत स्टेट में चलता है, और ये बहुत अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये बहुत इनलीगल है। ये पोस्ट ही भी मतलब इतना सरदर्द वाली पोस्ट बना है गवर्नर कि जिसकी कोई सीमा नहीं। एनीवेज, अब इसको लेके गया ये मामला, और जस्टिस खन्ना ने इसके ऊपर जो जजमेंट दिया था वो बहुत बेहतरीन था। गवई साहब जाते जाते बहुत बड़ी भूल करके गए अपनी जीवन की। बताता हूँ क्या भूल है। जस्टिस खन्ना का जजमेंट ये कि कुछ ना कुछ तो कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रोल इनके ऊपर रहना चाहिए, दोनों के ऊपर। किसके ऊपर? प्रेसिडेंट के ऊपर भी और गवर्नर के ऊपर भी। क्या? एक टर्म दे दो दोनों को। कौन सी टर्म? कि जब कल ही हमने देखा है कि जब प्रेसिडेंट के पास कोई बिल जाता है तो कोई नंबर ऑफ डेज उनके ऊपर नहीं है कि उन्होंने कितने दिन के अंदर उसके पर साइन करना है या फिर अपना डिसीजन लेना है, बिल्कुल नहीं। तो जस्टिस खन्ना इनका ये जजमेंट था कि 3 महीने के अंदर आपने उसके ऊपर डिसीजन लेना है। 3 महीने के अंदर नहीं लिए तो बिल ऑटोमेटिकली पास। अरे तो इसके चक्कर में तो प्रेसिडेंट और गवर्नर के लेजिस्लेटिव पावर्स ही मर गए ना। लेकिन हो तो गया, अभी दे दिया जजमेंट, हिल गई सरकार। ऐसे सरकार को हिलाने वाले जजमेंट कई बार आते हैं। आप बस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट अच्छे से पढ़ा करो, बहुत सारी चीज़ें सीखने में मिलेंगी आपको। चलो वो हो गया। उसके बाद तुरंत बाद गवर्नमेंट तो हिल गई, करे तो करे क्या? तो फिर एक बीच का रास्ता निकालें। प्रेसिडेंट को कहा गया कि मैडम आपके पास एक राइट है ना, आर्टिकल 143 से ना आप एडवाइस कर सकते हो, एडवाइस पूछ सकते हो सुप्रीम कोर्ट को ही।
क्या? तो आप सुप्रीम कोर्ट को ये पूछो कि सुप्रीम कोर्ट को ये राइट है क्या कि सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट और गवर्नर को ऑर्डर दे सकते हैं कि आपने 3 महीने के भीतर बिल को पास करना है या फिर एक्शन लेना है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। एग्जीक्यूटिव हेड है ना ये, तो एग्जीक्यूटिव हेड को कोई ऑर्डर नहीं दे सकता है। आप रीट भी अगर रिवाइज करे होगे उसके बाद, तो आपने देखा है रीट में कि रीट में कोर्ट प्रेसिडेंट को या फिर गवर्नर के खिलाफ वो रीट नहीं निकलते, ऑर्डर वाले मैंडेमस के आपने लिख के रखा है तो ऑर्डर नहीं निकलते हैं। तो अब हो गया भाई, जस्टिस खन्ना ने लेकिन दे तो दिया, अब एडवाइस किया गया तो तब तक तो ठीक है, जस्टिस गवई आ गए CJI, और गवई जी 23 नवंबर 2025 को रिटायर हुए, लास्ट मंथ, बिल्कुल 1 महीने पहले, और बिल्कुल उनके रिटायरमेंट के 2 दिन पहले 21 तारीख को होगी बात है, 20 या 21 नवंबर को जो एडवाइस मांगा गया था वो एडवाइस दी गई सुप्रीम कोर्ट के बेंच की तरफ से। शायद वो 7 जजेस का बेंचेस था और उन्होंने अपना एडवाइस दे दिया कि सुप्रीम कोर्ट को कोई राइट्स नहीं है कि वो प्रेसिडेंट और गवर्नर को एडवाइस दे सके। मामला ख़त्म। जस्टिस खन्ना ने मतलब जो जजमेंट दिया था वो गया पानी में, और इसका मतलब कि अभी भी गवर्नर प्रेसिडेंट अपने हिसाब से चलेंगे, उनको लगता है तो वो बिल को असेंट देंगे या फिर नहीं देंगे। तो इस तरीके से एडवाइस मांगा जाता है, ठीक है, जब भी लगता है। अब मामला है, अब सोचो कि इसको लेके वैसे भी कोई उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकते थे कि भाई ये एडवाइस दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं। अटॉर्नी जनरल कर सकता है क्योंकि भाई वो बड़ा लॉयर है, इन्हीं का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, लेकिन उसने जो भी इंटरप्रेट किया उसको कोई मायने नहीं रखता है, उसको कोई मायने नहीं। क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस देना है, सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देगा, सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि ये कर सकते हो तो करा जाएगा, नहीं कर सकते तो नहीं करा जाएगा। मैं और एक एग्जांपल दूं, मैंने इसके पहले भी आपको ये पढ़ा है, बेरूबारी यूनियन 1959-60, तब भी जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेरूबारी यूनियन वाला जो बंगाल का हिस्सा बांग्लादेश को दिया था, तब भी ये एडवाइस सुप्रीम कोर्ट को पूछा गया था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़ लिए, हमें कहीं दिखता तो नहीं है कि हमारे कंट्री का हिस्सा किसी और देश को दिया जा सकता है, तो आप बताओ कि दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता। तब भी सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस दिया था कि दे सकते हो, लेकिन उसके लिए करना पड़ेगा आपको अमेंडमेंट। तो एडवाइस जब इस तरीके से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं तब सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस किया जाएगा। तो ये भी उनके जुडिशियल पावर्स में आते हैं। क्लियर? ठीक है, लिख सकते हो कि अब तक 16 टाइम्स। देन पार्डोनिंग पावर्स, हम जब कोई भी बेसिक केस, अब मैं जब बेसिक केस बोल रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं क्रिमिनल या सिविल केस की। जब हम लोग कोई भी बेसिक केस कोर्ट में डालते हैं तो जब वो पिटिशन जाती है, जब पहली बार कुछ भी जाएगा तो उसको हम लोग पिटिशन कहेंगे। तो जब हम लोग को पिटिशन डालेंगे तो हम लोग डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते या फिर डायरेक्टली हम लोग हाई कोर्ट भी नहीं जा सकते, वो उनके ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन क्या है हम लोग कोर्ट सेक्शन में देखेंगे। हमने पहले उसको लेके लोअर कोर्ट ही जाना रहता है, लोअर कोर्ट अपना उसके ऊपर जजमेंट देगा। हमने पिटिशन लोअर कोर्ट में डाला, लोअर कोर्ट ने, सबऑर्डिनेट कोर्ट ने एक बार उसका जजमेंट दे दिया, वो जजमेंट अगर हमारे खिलाफ गया तो फिर हम अपील कर सकते हैं ऊपर के कोर्ट में। अब देखो मैंने पिटिशन ये वर्ड यूज नहीं किया, मैंने वर्ड यूज किया है अपील। जब हम लोग नीचे से ऊपर जाते हैं उसको हम लोग अपील कहेंगे। हाई कोर्ट फिर उसके ऊपर अपना जजमेंट देगा, जो भी हाई कोर्ट का जजमेंट है अगर हमारे खिलाफ गया तो हम उसके खिलाफ भी अपील करेंगे। अब अपील करने के लिए हम लोग लास्टली जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में वो केस जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ जो भी जजमेंट है वो फाइनलाइज है। अब उसके खिलाफ, उस जजमेंट के खिलाफ हम कहीं भी अपील नहीं कर सकते। हम कहीं नहीं जा सकते कि भाई ये देखो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा जजमेंट दिया, आप अलग जजमेंट दो। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को रोकना या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ जजमेंट देना, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं जजमेंट देना, ये किसी की बस की बात नहीं है। लेकिन इंसानियत के खातिर हमने प्रेसिडेंट को एक राइट दिया है, और ये राइट आर्टिकल 72 से पार्डोनिंग पावर्स प्रेसिडेंट को मिलते हैं। तो वो कैसे उसको समझते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ये इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन को दिल नहीं है, इंस्टीट्यूशन को इमोशंस नहीं है। एक बार एकदम क्लियर रखो, हाँ, सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट ये इमोशन बेसिस पे नहीं देता है। अगर वो कोई प्रेग्नेंट लेडी भी है और अगर उसने मर्डर किया है और मर्डर के लिए सजा, उसके लिए फांसी है, तो सुप्रीम कोर्ट फांसी कह देगा। वो नहीं दिखा सकते ना, उनको रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो उनको उनका दिल और उनकी इमोशंस ना उनको घर छोड़ के आना रहता है। वो इंस्टीट्यूशन देख रहे हैं वहाँ पे वो इमोशंस नहीं चलेंगे। लेकिन
अगर उन्होंने किसी को सजाए मौत दे दी, फांसी की सजा दे दी, 20 साल 30 साल 40 साल की सजा दे दी, तो ऐसे पर्सन को एक राइट मिलता है, वो कहीं पे अपील तो नहीं कर सकता, उस जजमेंट के खिलाफ वो कहीं पे अपील नहीं कर सकता। लेकिन वो पर्सन जिसे हैंग टू डेथ का पनिशमेंट सुनाया गया या फिर उसको पूरे जीवन भर जेल में सड़ाने का पनिशमेंट दिया गया, उस पनिशमेंट के खिलाफ वो पर्टिकुलर पर्सन प्रेसिडेंट को अप्लीकेशन करके मुझ पे दया दिखाई जाए, इसके लिए वो रिक्वेस्ट कर सकता है, बिल्कुल रिक्वेस्ट कर सकता है। और भाई हम जिन्हें ये भेज रहे एप्लीकेशन वो कौन है? पहली बात तो आप प्रेसिडेंट का मीनिंग समझिए भाई, आप प्रेसिडेंट को ना हल्के में मत लो भाई, वो राष्ट्र प्रमुख है हमारे, वो हमारे देश के प्रमुख हैं, वो हमारे माता पिता है, सब कुछ है, सब कुछ है। प्रेसिडेंट का मीनिंग समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है बहुत बार, बहुत मायने रखते हैं प्रेसिडेंट की बात, लेकिन वो है मायने है बस लाइक की कुछ नहीं। एनीवेज, मामला ये है कि अगर किसी को भी इस तरीके से सजा हुई तो उस टाइम हम एप्लीकेशन कर सकते हैं और उस पे प्रेसिडेंट अपनी दया इंसानियत के खातिर बिल्कुल दिखा सकते हैं। अब ये जो मामला है ये किस तरीके से, या फिर मैं उसको 3 स्टेज में रखता हूँ ना। हम लोग बात कर रहे हैं आर्टिकल 72, अगर किसी को हैंग टू डेथ या फिर किसी को लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट या फिर किसी को समझ के चलो कि 20 साल या फिर 10 साल की सजा है, तीनों सजा अलग अलग है ना। मतलब एक तो ठीक है सीधा सीधा फांसी चढ़ा दिया जाएगा, दूसरा मरने तक जो है वो जेल में रहेगा, और तीसरा जो है वो 10-20 साल के लिए अंदर है, 10-20 साल के लिए उसको सज़ा मिली है। इसको एक ही इंटीग्रेट कर सकते हैं हम लोग। फोर्थ हम लोग लिखते हैं क्योंकि फोर्थ इम्पोर्टेंट है, कोर्ट मार्शल को लेके। किसी भी पर्सन को जो भी सज़ा हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार जजमेंट दे दिया तो वो फाइनल जजमेंट है, लेकिन वो पर्सन एप्लीकेशन कर सकता है प्रेसिडेंट को कि भाई आप मुझ पे दया दिखाइए, और बिल्कुल प्रेसिडेंट जो है वो इंसानियत के खातिर स्टेप ले सकते हैं। अब स्टेप ले सकते हैं तो क्या ले सकते हैं, तो जैसे हमने 3-4 पॉइंट्स रखे हैं उसको मैं समझाता हूँ। जैसे एग्जांपल लेंगे कि अगर किसी को हैंग टू डेथ वाला अगर पनिशमेंट मिला है और प्रेसिडेंट को लगता है कि नहीं भाई चलो, मतलब देखो बहुत ही ज़्यादा क्रिमिनल पर्सन होगा जिसके ऑलरेडी जिसके ऊपर 3-4 मर्डर केस लगे हैं, ये है वो है, प्रेसिडेंट क्या सबके ऊपर ऐसे ना दया आया दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा है, एक पर्सनैलिटी है भाई, अच्छा है, पढ़ा लिखा बंदा है, कुछ अनकंडीशनल कंडीशन में समझ के चलो कि हो गया, उससे मर्डर हो गया और दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने अगर जजमेंट उसको फांसी का, तो फिर वहाँ इंसानियत दिखाया जाएगा और प्रेसिडेंट उसको फांसी की सजा ना दे के उसको हो सकता है कि लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट या फिर 20 साल 30 साल इस तरीके से सजा सुना सकते हैं। अगर किसी को 20 साल की सजा है तो उसकी सजा आधी हो सकती है, 10 साल की हो सकती है, फांसी की सजा जैसे मैंने कहा कम हो सकती है। उस हिसाब से प्रेसिडेंट अपनी इंसानियत दिखा सकते हैं। लेकिन बस यहाँ पे एक बात समझना है, सुप्रीम कोर्ट ने किसी को फांसी दी, प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि नहीं भाई फांसी नहीं देते हम लोग, 20 साल के लिए उसको जेल में रखते हैं, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के खिलाफ प्रेसिडेंट ने कुछ तो सुनाया है। लेकिन प्रेसिडेंट ने जो कुछ सुनाया है वो जजमेंट नहीं है, वो जजमेंट नहीं है, वो पार्डोनिंग है। इंसान दिल्ली को घूम रहा है वो, है ना, तो वो इंसानियत दिखा सकते हैं, वो दिखा सकते हैं। तो वो पावर्स खुद कॉन्स्टिट्यूशन देता है, तो सुप्रीम कोर्ट भी उसको ये नहीं कहेंगे कि भाई ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, प्रेसिडेंट आ जाओ इधर हमारे पास, ऐसे कैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिए, ऐसे नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ना, तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, एक ये बात। और पिटिशन ऐसे कई जाते हैं, ऐसे पिटिशन कई, मतलब देखो शर्म की भी कोई सीमा रहना चाहिए। कसाब ने भी पिटिशन डाला था, ये तो कसाब ने भी एप्लीकेशन किया था। अब सोचो कि उसको ये एडवाइस कौन दिया होगा आपको, उसका लॉयर बोला होगा भाई हमारे प्रेसिडेंट दया दिखाते, भेज दो, भेज दिया। तो ऐसा थोड़ी है कि हम सबके ऊपर दया दिखाएंगे, लेकिन मैक्सिमम टाइम प्रेसिडेंट दिखाते हैं। जैसे मैक्सिमम टाइम अगर हमें वो नंबर ऑफ वो मिलेगा ना पार्डोनिंग, तो प्रतिभाताई पाटिल ये जब देश के प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, उनके टाइम पे तो काफ़ी लोग छूट गए। ऑफ कोर्स महिला है दिल जल्दी पिघल गया उनका। लेकिन एक ज़रूरी बात कि यहाँ पे भी प्रेसिडेंट ना अपने हिसाब से अपने कॉन्साइंस पे डिसीजन नहीं लेते हैं।
कैबिनेट से डिस्कशन लेना रहता है, कैबिनेट ही बताएंगे कि भाई आपने क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। लेकिन अभी ये जो प्रेसिडेंट है वो किस हिसाब से, मतलब किस तरीके से इसको निकाल ही देते हैं, किस हिसाब से हैंग टू डेथ या फिर लाइफ टू इम्प्रिजनमेंट एक ही कंसिडर करके चलो, बाकी 10-20 साल की सज़ा और कोर्ट मार्शल आपने लिखा होगा तो रखे रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको समझाने के लिए बस मैंने निकाला हूँ। अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी को फांसी की सज़ा सुनाई है, उसकी सज़ा कम करने का राइट प्रेसिडेंट को है। अगर किसी को 10 साल 20 साल 30 साल की सज़ा सुनाई गई है तो बिल्कुल उसकी सज़ा कम करके 30 साल की सज़ा कम करके 15 साल 10 साल करने का पूरा राइट प्रेसिडेंट को है। और अगर किसी का कोर्ट मार्शल हुआ है तो कोर्ट मार्शल को भी प्रेसिडेंट जो है अपना पार्डोनिंग पावर यूज करके उसकी भी सज़ा कम करने की पूरे राइट प्रेसिडेंट को है। पहले तो समझो कि ये कोर्ट मार्शल क्या है। हमने हमारे कंट्री का सिंगल ज्यूरिडिक्शन देखा है, जिस सिंगल ज्यूरिडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर, उसके नीचे हाई कोर्ट्स, उसके नीचे लोअर कोर्ट्स। इसके अलावा भी हमारे कंट्री में बहुत सारे कोर्ट्स हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के नाम से। लेबर कोर्ट्स हैं, तहसील कोर्ट्स हैं, संडे कोर्ट्स हैं, स्पेशल कोर्ट्स हैं, सीबीआई कोर्ट्स हैं। आपने सुना होगा शायद सीबीआई कोर्ट्स। सीबीआई जो भी छानबीन करता है ना वो सीधा सीबीआई कोर्ट में जाता है। चिल्ड्रन कोर्ट्स हैं। लेकिन इतने जितने भी नाम ले रहे हैं ना हम लोग, जितने भी मैंने अभी नाम लिया, तहसील कोर्ट जैसे कहा मैंने किया, या फिर लेबर कोर्ट कहा, या फिर जो भी हमने नाम लिया, वो सब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स या फिर लोअर कोर्ट्स के ही कॉन्सेप्ट में आते हैं। लेकिन इसके अलावा हमारे कंट्री में और एक जुडिशियल सिस्टम एक अलग सा दिखेगा और वो रहेगा आर्मी कोर्ट। आर्म फोर्स के कोर्ट्स अलग हैं और वहां पे आर्म फोर्स के ऑफिसर्स या सोल्जर्स के रिलेटेड केसेस अगर वो जुड़े हुए हैं उस केस से, तो वो रिलेटेड केसेस उस कोर्ट में जाएंगे। और उस आर्मी कोर्ट ने अगर किसी को सजा सुनाई तो यहाँ पे उस पर्सन को, मतलब उस पर्सन के लिए कहा जाएगा कि उस पर्सन को जो सजा सुनाई है वो क्या है, तो उसको उसका कोर्ट मार्शल किया गया। ठीक। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपने समझना है वो ये जो आर्मी कोर्ट्स हैं, इन आर्मी कोर्ट्स ने दिए हुए जो भी जजमेंट हैं, उन जजमेंट को हम हमारे देश के किसी भी कोर्ट्स में चैलेंज नहीं कर सकते। मतलब इनके खिलाफ ना हाई कोर्ट जा सकते हैं ना सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, मतलब इनके जजमेंट फाइनल रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात अगर ऐसा है तो इसीलिए फिर प्रेसिडेंट का पार्डोनिंग पावर ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि किसी का अगर कोर्ट मार्शल भी हुआ तो भी प्रेसिडेंट उसके ऊपर अपनी इंसानियत दिखा सकते हैं। क्लियर? तो तीनों टाइप की जो सजा है, पनिशमेंट है, उसे चेंज करने का काम या फिर चेंज इन द सेंस उसके ऊपर इंसानियत दिखाने का राइट है प्रेसिडेंट को। देखो अटल जी के नाम से गुड गवर्नेंस डे बन रहा है, तो क्या लगता है आपको क्यों? एनिवर्सरी ठीक है, लेकिन ठीक एनिवर्सरी तो है 25 दिसंबर, क्रिसमस डे ही उनका बर्थ एनिवर्सरी है। लेकिन क्या है अटल जी के मतलब शासन में, तो वो आपको बहुत मतलब वो कहीं नहीं मिलेगा आपको जो अटल जी के शासन में मिलेगा। मतलब मैं आपको पूरे लाइफ टाइम में बीजेपी के अच्छे कैंडिडेट्स के बारे में अगर मैं नाम लूँ तो मैं 2 पर्सन का नाम लूँगा, एक अटल जी और दूसरे आपके अभी नितिन गडकरी। 2 पर्सन का नाम लूँगा, तीसरा पर्सन तो मुझे दूर दूर तक नहीं दिखता, नाम भी नहीं लूँगा। अटल जी ऐसे पर्सन है ना कि जब इनकी सरकार थी तो अपोजिशन को ना बड़ा टेंशन आता था कि यार हम किस बात से लड़े इनसे, बंदा लड़ने को ही तैयार नहीं रहता, प्यार से ही बात कर लेगा। जब वो अपोजिशन में भी थे तो भी रूलिंग पार्टी में मतलब बहुत तीखे वर्ड नहीं यूज करते थे। अभी तो मतलब पॉलिटिक्स का जो लेवल है ना, लेवल लैंग्वेज का, वर्ड्स का, मतलब गिरा नहीं है, वो तो जमीन में घुस गया है, कोई सीमा ही नहीं। हमने ऐसे काम नहीं देखे भाई। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं 70 साल का हूँ, पिछले 70 साल से काम देख रहा हूँ, लेकिन जितना पढ़ाई मैंने किया हूँ, हमने कभी ऐसे काम नहीं देखे कि जब अपोजिशन पार्टी का लीडर जब क्वेश्चन कर रहा है रूलिंग पार्टी के हाउस ऑफ द लीडर से कि चलो 1-to-1 डिबेट करते हैं, करो प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो फिर सीधा सीधा रूलिंग पार्टी के बोल रहे कि हम अपने हिसाब से काम करेंगे, तुम जब बोलोगे तब हम आपको जवाब नहीं देंगे। ये तरीका ही नहीं है बात करने का। और हाउस ऑफ द लीडर ऐसी बात ही नहीं कर सकता। पहली बात तो इन्हें तमीज सिखाओ
कि पार्लियामेंट का जो हाउस ऑफ द लीडर वो बात कैसे करेगा। अटल जी इतने प्यार मोहब्बत से सबको लेके जाते थे जिनकी कोई हद नहीं, जिनकी, और इसलिए उनको रिस्पेक्ट भी दिया गया। मैं आपको इतना बड़ा एक इंसिडेंट बताऊं, यूनो में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे डिस्कशन होने वाला था, पाकिस्तान के खिलाफ हमने एक रिजोल्यूशन रखना था। पीवी नरसिंह राव की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव भेजना था, कांग्रेस ने भेजा था अटल जी को। पूरी दुनिया चकित रह गई, भाई ये कौन सा देश है, रूलिंग पार्टी कांग्रेस है और भाई यहाँ रिप्रेजेंट करने आया है उसके अपोजिट वाला बंदा अटल जी। आप सोचो, तो तब ना इतनी सद्भावना रखी जाती थी, तब भले ये हाउस में भले एक दूसरे पे क्रिटिसाइज कर ले, लेकिन बाहर निकल के गले मिलते थे। आप भी तो गले मिलना तो दूर है, दूर दूर तक शक्ल तक नहीं देखी जाती, ये सीमा है तो पॉलिटिकल, ठीक है। लेकिन सही में सर के का मतलब उस टाइम पीरियड का जो गवर्नेंस था, एटलीस्ट उन्होंने जो कोशिशें की वो बहुत बेहतरीन थी। और अच्छा लगा मुझे कि मैं पहली बार देखा कि उनके नाम से गुड गवर्नेंस वाला वो टैग दिखा, वेरी गुड। एनीवेज, आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट ये सारे राइट्स यूज करेंगे। अब जरूरी बात कि ये जो पावर्स प्रेसिडेंट को है, ये सेम पार्डोनिंग के पावर्स गवर्नर्स को भी है, स्टेट के गवर्नर को भी ये राइट जाता है। हम लोग यही निपटा लेते हैं, फिर गवर्नर के टाइम पे अलग से पढ़ने की हमें कोशिश मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस फ़र्क ये है, ऑफकोर्स आर्टिकल अलग लगेगा। जैसे 72 ये प्रेसिडेंट को लगता है, तो गवर्नर भी पार्डोनिंग गवर्नर, इन्हें जो राइट्स हैं वो राइट्स मिलते हैं आर्टिकल 161। अच्छा, अब गवर्नर ना कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में आते हैं और आपके जो प्रेसिडेंट है वो पार्ट 5 में आते हैं। अच्छा, मैं अभी से मैं आपको बोल दूं कि पार्ट 5 के आर्टिकल्स आप लगभग अच्छे खासे याद करके रख लोगे, मतलब कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं होगा प्रॉब्लम। लेकिन पार्ट 6 के आर्टिकल्स याद रखना आपके लिए मुश्किल हो जाएंगे। गवर्नर्स के, असेंबली के, काउंसिल के, सीएम एंड कैबिनेट के, अटर्नी मतलब वो जो एडवोकेट ऑन स्टेट रहता है, सबको में प्रॉब्लम होगा। तो उसका बीच का भी एक रास्ता हो जाता है, बहुत बार हो जाता है। मैं थोड़ा सा तरीका बताने की कोशिश करता हूँ, अगर जम जाए तो आप यूज़ कर सकते हो। आर्टिकल 161 गवर्नर है, आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट है। मैक्सिमम जो 3 डिजिट आर्टिकल है, 3 डिजिट, उसमें से आप 2 डिजिट निकाल सकते हो, मतलब उसके 2 कर सकते हो। पहले की 3 डिजिट में से पहले के 2 डिजिट को प्लस कर लो 7, और पहले और तीसरे डिजिट को प्लस कर लो 2। यहां जो 161 गवर्नर को है, प्रेसिडेंट को 72 है। ऐसे कई आर्टिकल्स में निकाल के दूंगा आपको। इसी तरीके से 3 डिजिट को भी निकाल सकते हो, बहुत इजी है। जैसे एग्जांपल, जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट को जो आर्टिकल लागू होता है वो है 124, और आप जब हाई कोर्ट पढ़ोगे तो हाई कोर्ट को जो आर्टिकल लागू होता है वो होता है 214। बहुत सारे हैं ऐसे आर्टिकल्स, बड़े बेहतरीन तरीके से उसको मैनेज किया गया। तो जो सुप्रीम कोर्ट मतलब जो पहले के नंबर है 124, ये तो बात के नंबर है 214, तो पहले के नंबर जो है 124, उसमें से पहला नंबर सेकंड नंबर पे लाओ, सेकंड नंबर पहले नंबर पे लाओ, तीसरा नंबर तीसरे नंबर पे रख दो, हो गया काम। लेकिन वो थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आप बहुत सारे आर्टिकल्स को ऐसे कर सकते हो, मैं आपको कई एग्जांपल दे दूंगा। पार्लियामेंट 79, अच्छा कभी कभी फंस भी जाता हूँ, हाँ। और स्टेट लेजिस्लेचर 168, स्टेट लेजिस्लेचर 168, पार्लियामेंट 79, 617 एंड 819, मामला खत्म। ठीक है, ट्रिक देखो, 2 ही ट्रिक है और कोई ट्रिक नहीं है, पहले होने दो उसके बाद निकाल लेना। ओके, गवर्नर को भी ये राइट है, आर्टिकल 161 से ये राइट उन्हें मिलता है, लेकिन इनके राइट्स लिमिटेड हैं। गवर्नर को कितने क्या राइट्स है उसको समझेंगे। गवर्नर किसी भी कोर्ट मार्शल पे पार्डोनिंग पावर यूज नहीं कर सकते। कोर्ट मार्शल अगर हुआ है तो उस बंदे को एक ही ऑप्शन, वो सीधा जाएगा प्रेसिडेंट के पास, वो स्टेट के गवर्नर के पास नहीं जा सकता, क्योंकि उनको वो राइट ही नहीं है। अगर किसी को भी हैंग टू डेथ का अगर सजा सुनाई गई तो इसको लेके भी कोई पार्डोनिंग पावर गवर्नर के पास नहीं है। ये बस एक ही काम कर सकते हैं, किसी को 10, 20, 30 साल की सजा हुई है तो उसको कम करने का राइट है, बस एक ही। तो प्रेसिडेंट को 3 राइट थे, इनको बस 1 राइट है। अब इमरजेंसी पावर्स को लेके हम यहाँ बिल्कुल बहुत कुछ डिस्कशन नहीं करेंगे, एक अलग सा चैप्टर हमें पढ़ना ही रहता है। ऑलरेडी हमने इसके पहले भी देखा है 3 आर्टिकल 52, 56, 360, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंशियल रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी।
तीनों की तीनों इमरजेंसी पावर्स प्रेसिडेंट के हाथ में हैं। प्रेसिडेंट ही इमरजेंसी लगाते हैं, लेकिन ये उनके फिर से वही बात है, कॉन्सेंस वाला राइट नहीं है, भाई कैबिनेट सलाह देगा उस तरीके से। बाकी क्या किस सिचुएशन में कैसे वो हम लोग, बाकी इनके कॉमन पावर्स हैं, कुछ खास नहीं बचे उसमें। एक बात डाल दो कि आर्टिकल 53(2) वो प्रेसिडेंट ये तीनों आर्म फोर्स के चीफ कमांडर रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कुछ अलग से देखने की ज़रूरत नहीं है उनके पावर्स में। बस हम लोग पोजीशन की बात कर लेंगे कि प्रेसिडेंट का पोजीशन क्या है हमारे कंट्री में। जब भी हम लोग प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो हमें ये लगता है कि ओके, हम उस नेशन के सबसे पावरफुल अथॉरिटी के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन हर कंट्री में ये जो सेंटेंस है ये लागू होगा ही, ऐसा बिल्कुल कहा नहीं जा सकता। जैसे इंडिया या फिर इंग्लैंड या फिर चाइना, और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। लेकिन एटलीस्ट ये जो 2-3 कंट्रीज़ है, इन 2-3 कंट्रीज़ में जो प्रेसिडेंट हैं, मतलब जो हेड ऑफ द नेशन है, वो नॉमिनल हैं, वो यहाँ पे रियल हमें नहीं दिखते हैं। उसके पीछे का रीज़न ये है कि आप इंग्लैंड में चले जाओ, आप इंडिया में देखो, या फिर आप चाइना चले जाओ, तीनों कंट्रीज़ में आपको एक सिस्टम दिखता है जिस सिस्टम को हम लोग कहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये बहुत बार शॉकिंग लगता है कि ओके चाइना में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है। यस, चाइना में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है। 1982 से उन्होंने अडॉप्ट किया है पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो जहाँ जहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, वहाँ पे जो प्रेसिडेंट रहेंगे, जो भी हेड ऑफ द नेशन रहेंगे ना, बस नॉमिनल रहेंगे, उनको बस सम्मान रहेगा। उसके अलावा हम सम्मान के अलावा उन्हें कुछ नहीं देंगे, क्योंकि हम पावर्स ऐसे पर्सन के हाथ में देने की कोशिश करेंगे जो डायरेक्टली लोगों के तरफ से लोअर हाउस, मतलब हाउस ऑफ द पीपल में वो चुन के आया है, और उसमें से जो चुन के आया है उसमें से एक हम लोग, इसके हाथ में हम लोग पावर्स जो है वो देंगे। तो यहाँ पे जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब इसके बारे में भी डिस्कशन चल रहा था कि भाई प्रेसिडेंट हमने पोस्ट बना तो दिए हैं, आर्टिकल 52 से देश में प्रेसिडेंट है, वही आर्टिकल 53 से एग्जीक्यूटिव हेड है, आर्टिकल 77 कहता है कि सारे फंक्शंस और सारे काम जो उनके नाम से होते हैं, सारी चीज़ें सही। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स का यही कहना था कि भाई पावर्स कहाँ हैं, आपने लिस्ट दे दिए, लेकिन वो तो कुछ अपने हाथ से कोई मतलब यूज़ कर ही नहीं सकते। तो इसी को जवाब देते समय ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन ये कहते हैं कि जब हम लोग यूएस के प्रेसिडेंट का कंपैरिजन भारत के प्रेसिडेंट से करेंगे तो वो कंपैरिजन ही यूजलेस रहेगा, वो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, आपने वो कंपैरिजन करना भी नहीं है। तो इसलिए पहले इसे समझना ज़रूरी है उनकी तरफ से कि यूएस में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो सिस्टम इंडिया में नहीं है। यूएस में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्रिएट करता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम स्टेबल गवर्नमेंट क्रिएट करता है। और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पहले ही डिसाइड किया था कि हमने स्टेबल गवर्नमेंट से ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो इसलिए हमारे कंट्री में पार्लियामेंट्री सिस्टम, और पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो चेयरपर्सन इन द सेंस जो प्रेसिडेंट रहेंगे, वो प्रेसिडेंट बस नॉमिनल रहेंगे, जो रियल हेड रहेगा वो रहेगा देश का प्रधानमंत्री। इसलिए वो कहते हैं कि अगर यूएस के प्रेसिडेंट को अगर किसी से कंपेयर करना है तो वो देश भारत के प्रेसिडेंट से कंपैरिजन उनका नहीं हो सकता है, उनका कंपैरिजन होगा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से। ये कंपैरिजन रहेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। और आज तक की हिस्ट्री अगर हमने देख लिया तो आज तक हमें यही दिखता है कि प्राइम मिनिस्टर ही कभी भी प्रेसिडेंट के ऊपर हावी होते हुए हमें दिखेगा। और अकेला प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम का ये बड़ा वो है ना, वही है, आपको धीरे धीरे जैसे आप समझोगे चीज़ें तो वो क्लियर हो जाएगा। प्रेसिडेंशियल सिस्टम अलग चलता है। आप सोच सकते हो कि दुनिया में हम कहते हैं कि प्रेसिडेंट, सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट जो है वो यूएस का है, तो क्यों कहते हैं? उसका मतलब ये है, बहुत सारे उसके मतलब निकलते हैं, लेकिन एक मैं आपको बता दूं, एक पर्सन ने अगर एक कोई भी ऑर्डर निकाला, एक पर्सन ने अगर कोई भी डिसीजन लिया, उसका इंपैक्ट पूरी दुनिया पे पड़ता है, पूरी दुनिया पे। यहां पे डोनाल्ड ट्रंप कुछ बोल दे, वहां कल चल के हमारा सेंसेक्स गिर जाएगा, दुनिया के शेयर बाजार गिर जाएंगे। होता है ना ऐसा, गोल्ड रेट बढ़ जाते हैं, गोल्ड रेट कम हो जाते हैं, एक ऑर्डर से या फिर एक उसके स्टेटमेंट से। आप सोचो कितना प्रभावशाली है। और एक पर्सन ऐसा कह रहा है, जो भी ऑर्डर निकाल रहा है, जो पूरी दुनिया हिला रहा है, उसको लेके वो किसी टीम के साथ काम कर रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। उसका कैबिनेट बस नाम का है,
वो ऐसे सुनता है सबकी, वो भी लगेगा उसको तो सुनेगा, ना तो नहीं सुनेगा वो। और उसको जब डिसीजन लेना है तब लेगा। ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम में चलेगा, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम में नहीं चलेगा। पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिल के डिसीजन लेंगे, एक पर्सन नहीं लेगा। हाँ, उसी को हम लोग कहते हैं कि कम्युनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है सबकी कि सब लोग मिलके जो है वो डिसीजन लेंगे। तो यहाँ जो कंपैरिजन हो सकता है वो कभी भी प्रेसिडेंट, मतलब यूएस के प्रेसिडेंट का भारत के प्रधानमंत्री से हो सकता है, वो प्रेसिडेंट के साथ नहीं हो सकता। और जैसे मैं कह रहा हूँ कि आज तक के अगर हमने हिस्ट्री निकाला तो कभी भी हमें नहीं दिखता कि प्रेसिडेंट थोड़े ऊपर चले गए या फिर प्रेसिडेंट जो है वो कैबिनेट से ज़्यादा पावरफुल होते हुए दिख रहे, कभी नहीं। बस एक्सेप्शनल कंडीशन मैंने एक ही बताया, ज्ञानी झैल सिंह, वो भी मैटर अलग था, जो भी है उनका पर्सनल था, वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर भी नहीं था। जो भी मैटर था दोनों का पर्सनल मैटर था, जानो तो उसमें नहीं जाएंगे हम लोग। लेकिन मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहता हूँ। लास्ट टाइम भी मैंने एग्जांपल दिया कि 1959 में जब केरला में प्रेसिडेंशियल रूल लगाने के बारे में जब नेहरू ने इन्हें सलाह दिया था राजेंद्र प्रसाद, तो राजेंद्र प्रसाद का यही कहना था कि सर हम किस बात को लेके वहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल लगाए, कोई सिचुएशन ही नहीं है। लेकिन फिर भी कैबिनेट कहता है कि लगाओ, लगाना पड़ा उनको। वो कोई बीच का रास्ता नहीं निकाल सके, बिल्कुल बीच का रास्ता नहीं निकाल सके। और एक ज़रूरी बात, हिंदू कोड बिल 1949 रिजेक्ट कर दिया गया था। दो ही तो वोट मिले थे, डॉक्टर अंबेडकर और गाडगिल, बाकी तो सब ने अगेंस्ट में वोट डाले थे। लेकिन यही हिंदू कोड बिल 1954 में पास हुआ, फिर से रीइंट्रोड्यूस किया गया था हिंदू कोड बिल को। 3 बिल थे उसमें। अब वो पास तो हुआ, जब पास हुआ लोकसभा राज्यसभा ने पास किया, प्रेसिडेंट के पास गया तो प्रेसिडेंट कह रहे हैं कुछ भी हो जाए मैं साइन नहीं दूंगा, ये बिल हम पास नहीं करेंगे। वो बिल जो समाज को कहीं ना कहीं हिंदू समाज को रिस्ट्रिक्शंस ला रहा, मैं वो बिल पास नहीं करूंगा। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं ला रहा था, वुमेन्स को राइट्स दे रहा था। अब किसी को राइट्स देना, किसी को रिस्ट्रिक्शन लगता है तो उसमें हम क्या करें। तो मामला ये था कि बोल तो दिया प्रसाद जी ने, लेकिन यहाँ पे नेहरू जी ने याद दिलाया कि सर आप भी थोड़ा याद करो, कॉन्स्टिट्यूशन हमने ही बनाया है, सबने बनाया है, आप तो खुद प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। तो हमने एक आर्टिकल डाला, आर्टिकल 61, और एक आर्टिकल ये भी डाला, आर्टिकल 74। और 74 ये कहता है कि प्राइम मिनिस्टर ने दिया हुआ एडवाइस, अगर प्रेसिडेंट नहीं मानता है, मतलब जो भी उन्होंने एडवाइस दिया उनको मानना जरूरी है। और आर्टिकल 61 ये कहता है कि अगर प्रेसिडेंट ने वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया तो इम्पीचमेंट चल सकता है। तो दोनों आर्टिकल नेहरू ने याद दिलाया, सही बता रहा हूं मैं, तब जाके उन्होंने साइन किया। तो मामला ये है कि प्रेसिडेंट कभी भी ऊपर नहीं जाएगा। और कुछ ताजे एग्जाम्पल लेते हैं। KR नारायण जब देश के राष्ट्रपति थे तो 1998 और 1997-98 दोनों का मैं आपको अच्छा एग्जांपल देता हूँ। एक एग्जांपल यूपी का है, दूसरा एग्जांपल बिहार का है। यहाँ थी कल्याण सिंह की सरकार, यहाँ थी राबड़ी देवी, और प्रेसिडेंट थे KR नारायण। जब भी नई गवर्नमेंट मतलब कौन सी गवर्नमेंट जो अब तक अपोजिशन में थी वो आ गई, तो उसका एक ही काम रहता है, जिस स्टेट में उनके पार्टी की सरकार नहीं है गिरा दो। अभी तो देखो 3rd टर्म बीजेपी का चल रहा है हमारे देश में, और एक टर्म जाएगा, शायद हो सकता है कि और 2 टर्म जाए, पता नहीं और कितने दिन देखते हैं, जितने भी दिन देखेंगे। जब भी कांग्रेस आएगी याद रखना बॉस, वो साल आप देख लेना, इतनी सरकारें गिरेंगी ना स्टेट गवर्नमेंट की जिसकी कोई हद नहीं। यही गंदा पॉलिटिक्स चलते आ रहा है आज तक, हम कभी नहीं सुधर सकते, कभी नहीं सुधर सकते। कांग्रेस ने पहले ये काम किया, बीजेपी ने सेम काम किया, बीजेपी वो काम कर रही है, कांग्रेस सेम काम करेंगे, हम सुधरेंगे नहीं, हम बीच का रास्ता नहीं निकालेंगे, हम वो करते रहेंगे। एनीवेज, यहाँ पे कैबिनेट ने KR नारायण को एडवाइस दिया था यूपी में प्रेसिडेंशियल रूल लगा दो। तो KR नारायण के पास जब वो प्रस्ताव गया तो हमने ये पढ़ा है कि प्रेसिडेंट एक ही बार ये एडवाइस वापस भेज सकते, जो भी बात है वापस भेज सकते हैं। तो KR नारायण ने उस बात को वापस भेजा और कहा कि सर देखिए सिचुएशन नहीं है, हम कल्याण सिंह की सरकार क्या नाम से गिराए। तो ये एडवाइस वापस गई, कैबिनेट ने 2 महीने उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं दिया, और उसके बाद KR नारायण को कहा कि जान दो, छोड़ दो। तो कल्याण सिंह सरकार बच गई। लेकिन अगले ही साल 98 में बिहार को लेके जो एडवाइस गई, राबड़ी देवी की सरकार थी, सेम KR नारायण, सेम एडवाइस, प्रेसिडेंशियल रूल लगाओ, सेम इन्होंने वापस भेज दिया। अरे भाई सिचुएशन नहीं, अरे यार वो प्रेसिडेंट बेचारा डरा हुआ रहता है, क्योंकि सारे इनलीगल काम उसी के हाथों से हो रहे हैं ना। फिर सुप्रीम कोर्ट में चीज़ जाती है तो गवर्नर और प्रेसिडेंट के ऊपर चिल्लाया जाता है, ऐसा होता है ना। वापस भेज दिया गया। अब वापस तो भेज दिया गया, लेकिन कैबिनेट ने फिर 1-2 महीने के बाद फिर से सेम एडवाइस दिया, लगाओ।
तो नारायण जी को लगाना ही पड़ा, राबड़ी देवी सरकार गिर गई। तो अगर एडवाइस जाता है तो प्रेसिडेंट बहुत कुछ नहीं कर सकते, एक बार उसे वापस भेज सकते हैं, लेकिन अगर फिर से वो सेम एडवाइस आता है तो भाई यहाँ पे प्रेसिडेंट को चुपचाप से उसे असेंट देना ही रहता है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। और इसी के कारण इनका पोजीशन जो हमें दिखता है इंडिया में, वो पोजीशन नॉमिनल है, वो रियल नहीं है। प्रेसिडेंट एक भी पावर अपने मर्जी से यूज नहीं कर सकते, एक्सेप्शनली जब अलायंस की सरकार है तब अपने हिसाब से प्राइम मिनिस्टर चुनने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। ये भी अभी मत लिखो, जब हम लोग प्राइम मिनिस्टर एंड इस कैबिनेट पढ़ेंगे तो इसे बहुत अच्छे से पढ़ना है कि 3 कंडीशन में प्रेसिडेंट अपने हिसाब से प्राइम मिनिस्टर चुन सकते हैं, बाकी प्राइम मिनिस्टर आपके प्रेसिडेंट को कोई खास राइट्स नहीं है। क्लियर? यहां हमारे प्रेसिडेंट होते हैं फिनिश। और हम लोग स्टार्ट करेंगे वाइस प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट को पढ़ने में हमें लगभग कितना 2.5 लेक्चर लगा ना। इसके पहले 2 ही लेक्चर हुए ना कि 3 लेक्चर हुए थे? 2 ही लेक्चर हुए ना। ये वाइस प्रेसिडेंट 15 मिनट में खत्म करेंगे, 15 मिनट में। काम का ही नहीं है, जो काम का ही नहीं उसको इतना पढ़ के क्या करेंगे हम लोग, बिल्कुल 15-20 मिनट में खत्म कर देंगे इनको। चलिए, वाइस प्रेसिडेंट ऐश्वर्या, समीक्षा, सानिया। तो हम देश के सेकंड सिटीजन के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? जैसे प्रेसिडेंट के फर्स्ट सिटीजन कहलाएंगे, हेड ऑफ द नेशन कहलाएंगे, सबसे फर्स्ट रैंक के ऑफिसर कहलाएंगे, वैसे सेकंड रैंक के ऑफिसर और सेकंड सिटीजन हम लोग वाइस प्रेसिडेंट को कहते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 62 वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट, उसका स्ट्रक्चर आर्टिकल 62 में है कि देश के लिए एक वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे। 63 पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। जब हमने सोर्सेज देखे हैं तो सोर्सेज में हमने ये पढ़ा है कि हमने वाइस प्रेसिडेंट ये पोस्ट यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। प्रेसिडेंट को लेके आपने बिल्कुल भी ऐसा कोई सोर्स नहीं लिखा है। सोर्सेज में भी हमने नहीं पढ़ा, क्योंकि हमने उसको सही तरीके से खुद बैठ के डिज़ाइन किया है, हमने कहीं से लिया नहीं। वाइस प्रेसिडेंट हमने लिया है, यूएस से लिया है, लेकिन अच्छा लगभग सारे पावर सेम हैं यूएस के वाइस प्रेसिडेंट के और इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट से, बस एक चीज़ छोड़ के। वो कौन सी, वही हम लोग पढ़ेंगे, वही पढ़ने लायक है, बाकी कुछ नहीं है इस केस में। नेक्स्ट आर्टिकल ले लिया, आर्टिकल 64। प्रोविजन ये है आर्टिकल 64, ये कहते हैं कि जो देश के वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पे चुन के आएंगे वही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा रहेंगे। जो वाइस प्रेसिडेंट बन के या फिर जो वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पे चुन के आएंगे वही एक्स ऑफिशियो राज्यसभा के चेयरमैन। समझते एक्स ऑफिशियो क्या है? प्रयास में पॉलिटिकल साइंस ये सिर्फ और सिर्फ पिछले 10 सालों से सिर्फ एक ही पर्सन ने सिखाया है, और वो है प्रणय सातकर। और सेम टाइम प्रणय सातकर ये प्रयास के डायरेक्टर भी। तो जो प्रयास का डायरेक्टर है वो ही पॉलिटिकल साइंस का टीचर है। सेम जो देश के वाइस प्रेसिडेंट हुए वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा के चेयरमैन हुए, चेयरपर्सन हुए। राज्यसभा के अलग चेयरपर्सन चुनने की जरूरत नहीं रहती है, जो वाइस प्रेसिडेंट वो ऑटोमेटिकली चेयरमैन। ठीक है, देन इलेक्शन सिस्टम। ठीक है, इलेक्शन सिस्टम दिया है, ठीक है। उसी के नीचे मतलब देखेंगे हम लोग इलेक्शन सिस्टम। पहले हम लोग क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। इलेक्शन सिस्टम में डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वालिफिकेशन, जब हम प्रेसिडेंट पढ़े तो हमने प्रेसिडेंट के क्वालिफिकेशन में 4 पॉइंट्स देखे थे, कंडीशन में 2 पॉइंट्स देखे थे। मैं आपको याद करके देता हूँ, डोंट वरी, मैं हूँ ना। एक, यू शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकेंड, 35 एज। थर्ड, लोकसभा में, है ना, लोकसभा में वो इलेक्टेड रहने के क्वालिफाइड रहना चाहिए। फोर्थ, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये 4 क्वालिफिकेशन की बातें थी। कंडीशन में 2 बातें थी, वो पार्लियामेंट के या लेजिस्लेटर के किसी भी हाउस का मेंबर नहीं रहना चाहिए। और दूसरा पॉइंट सेम था, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। आपको अगर याद होगा तो आप जैसे के वैसे 4 क्वालिफिकेशन और 2 कंडीशन जैसे के वैसे लिखना है, बस एक ही चीज चेंज करना है वीपी के लिए, और वो ये कि प्रेसिडेंट के 3rd पॉइंट में हमने डाला था कि वो लोकसभा में इलेक्ट होने के क्वालिफाइड रहना चाहिए। आपने यहां लिखना है कि वो राज्यसभा में चुन के आने
पात्र रहना चाहिए, बस इतना ही चेंज है, बाकी एज इट इज है। देख लो प्रेसिडेंट के आपने जितना भी देखा है। थर्ड पॉइंट बस लोकसभा की जगह राज्यसभा करो। अब इलेक्शन, सो इलेक्शन में हमें तो ये देखना है कि इनके इलेक्ट्रॉल इनको वोट करने का राइट किसे है। सबसे पहले लगभग जो सिस्टम हमने देखा है प्रेसिडेंट को लेके, वही सिस्टम वाइस प्रेसिडेंट को भी लागू होती है। बहुत कुछ अलग चीज़ नहीं है, कुछ ही चीज़ें है जो हमें चेंज दिखेंगी। जैसे हमने प्रेसिडेंट की इलेक्शन देखा था कि सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम से होता है, सेम यहाँ पे भी इनकी इलेक्शन जो है वो सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम से ही। और ऑफकोर्स सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम। अब वो इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम है, मतलब डायरेक्टली लोग तो आम लोग तो जाके वोट नहीं करेंगे, हाँ, लेकिन लोगों ने जिनको चुन के दिया है वो रिप्रेजेंटर वोट कर पाएंगे। तो वो रिप्रेजेंटर वोट कर पाएंगे मतलब कौन, उसे समझेंगे। जब हमने प्रेसिडेंट देखा है तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोटिंग का राइट लोकसभा, राज्यसभा एंड विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर्स को था। मतलब लेजिस्लेचर असेंबली के जो वोटर्स, मतलब जो मेंबर्स थे वो इन्वॉल्व थे, लेकिन बस इलेक्टेड मेंबर्स थे। और जो नॉमिनेट मेंबर थे उन्हें ये हमने राइट नहीं दिया था। वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन में लेकिन ये सिस्टम काम नहीं करता। वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन में वोट करने का राइट ये लोकसभा एंड राज्यसभा के ही मेंबर्स को है, असेंबली के मेंबर्स को नहीं है। दूसरी बात, दोनों हाउस के इलेक्टेड एंड नॉमिनेट दोनों टाइप के मेंबर्स को है। तो दोनों हाउस के दोनों टाइप्स के मेंबर्स वोट करेंगे, असेंबली के मेंबर्स इन्वॉल्व नहीं है। इस पे भी क्वेश्चनिंग हुआ था कि भाई ये क्यों, जब प्रेसिडेंट हमने जिस तरीके से फॉर्मेट रखा तो भाई ये भी तो वाइस प्रेसिडेंट है ना, तो इन्हें भी तो उतना ही सम्मान देना चाहिए था या फिर असेंबली को इन्वॉल्व करना चाहिए था। इसके ऊपर आंसर ये दिया गया, भाई ये जो वाइस प्रेसिडेंट है इनके कोई भी खास फंक्शंस नहीं है या फिर उनके कोई खास पावर्स नहीं है। आप यकीन कीजिए भाई, ये पर्सन का एक ही काम है, अगर किसी कारण से प्रेसिडेंट का पोस्ट वैकेंट होता है तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट हो जाएंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो ऐसे बस नॉमिनल जो पोस्ट है उसके लिए आपने क्यों करना है इतना असेंबली को इन्वॉल्व एंड ऑल दैट, तो ज़रूरत नहीं, इसलिए उसको इन्वॉल्व नहीं किया गया। पहली बात तो ये जो हमने इलेक्शन सिस्टम देख रहे हैं ना कि लोकसभा राज्यसभा के जो मेंबर्स है नॉमिनेट इलेक्टेड, ये साथ में मिलके वोट करते हैं सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम से और वाइस प्रेसिडेंट चुन के आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये भी प्रोविज़न नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये प्रोविज़न था कि दोनों हाउस का जॉइंट सिटिंग अरेंज होगा और जॉइंट सिटिंग में जो है वो डिसाइड किया जाएगा कि कौन होगा वाइस प्रेसिडेंट। 11th अमेंडमेंट हुआ देश का, 1961 समथिंग कुछ तो होगा, याद नहीं है। तो 11th अमेंडमेंट से ये प्रोविजन किया गया कि नहीं, प्रॉपर इलेक्शन सिस्टम, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन लेंगे, लोकसभा राज्यसभा इलेक्टेड नॉमिनेट मेंबर दोनों मिलकर जो है वो वोट करेंगे। तो 11th अमेंडमेंट से ये प्रोविजन ऐड हुआ। पहले जॉइंट सीटिंग अरेंज होता था दोनों हाउसेस का। प्रेसिडेंट की इलेक्शन में हमने देखा था कि उनके जितने भी मतलब वोटर्स है, उस वोटर्स लिस्ट में से कुछ लोगों ने जिस पर्सन को, जिस कैंडिडेट को खड़ा रहना है उस कैंडिडेट का नाम आगे रखना है और बाकी कुछ लोगों ने उसको प्रपोज करना है। तो कितना कितना नंबर था, 50-50 था। ऐसे ही कुछ तो वाइस प्रेसिडेंट के लेके भी है, वो सबको याद है ना, पढ़ाने की अलग से ज़रूरत नहीं है भाई। ठीक है, आप क्वालिफाइड इन द सेंस आप क्वालिफिकेशन पूरे कर रहे हो, आप कंडीशन पूरे करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी इच्छा से खड़े हो जाओगे इलेक्शन में। नहीं, आपके जो वोटर्स हैं वो आपको नॉमिनेट करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने प्रेसिडेंट केस में देखा था कि 50 लोगों ने प्रपोजल डाल दिया, 50 लोगों ने उनको असेंट दे दिया। तो उसी तरीके से वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में होगा, लेकिन बस नंबर्स अलग है। वहाँ जो 50-50 थे, यहाँ पे 20 एंड 20 ऐसे 40 साइन किसी के नाम के सामने हो गए। वहाँ पे 100 साइन थे, यहाँ पे 40 साइन। तो वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। यहाँ पे भी डिपॉजिट वाला मामला है। वहाँ कितना था, 15,000 सेम। कहाँ भरना था, सेम है, और सामने भी सेम है। अगर इतने वोट नहीं पड़े तो डिपॉजिट वापस नहीं मिलेगा। 1/6 वोट, याद है ना। क्या लगता है किसे देंगे, प्रेसिडेंट। ठीक है, आपने आंसर दिया ना प्रेसिडेंट। हाँ सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रेसिडेंट को ही देंगे वो। लेकिन जब हम लोग राज्यसभा कल स्टार्ट करेंगे, कल से इंटरेस्टिंग टॉपिक कल से स्टार्ट होंगे हमारे,
राज्यसभा पढ़ेंगे, राज्यसभा के जब चेयरपर्सन पढ़ेंगे तब इसी बात को मैं याद दिलाऊंगा। बस अभी तो याद रखो कि वो रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को ही देते हैं। रिमूवल डाल दो, मैं प्रोविज़न अभी नहीं पढ़ाऊंगा, मैं दो आर्टिकल लिख दिया, 2 आर्टिकल लागू होते हैं। वैसे फर्स्ट आर्टिकल को ऑथेंटिक नहीं बोला जाता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि नहीं है, वो है। 89 ही रिमूवल को लेके बोला जाता है। जब हम लोग वहाँ पढ़ेंगे ना राज्यसभा, तब आपको समझेगा। अब जो वाइस प्रेसिडेंट है वही राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है, ठीक है। पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेयरपर्सन के रिमूवल का कोई प्रोसीजर नहीं दिया है। जो प्रोसीजर दिया है ना वो वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल का दिया है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट ही चेयरपर्सन है ना, तो राज्यसभा में उसी चेयरपर्सन मतलब वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल का प्रोविजन आर्टिकल 90 में है वहां पे, क्योंकि वही राज्यसभा के वाइस वो है ना चेयरमैन। तो आप भले ही निकाल रहे हो वाइस प्रेसिडेंट को, लेकिन एज अ प्रोविजन वो आर्टिकल 90 में है। और वही जब हम लोग प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट का चैप्टर देखें तो उसका रिमूवल का आर्टिकल हमें 67 में मिलता है। पर्सन एक ही है, पोस्ट अलग अलग है। आर्टिकल 89 या फिर 90 लागू होता है राज्यसभा को, 67 भी लागू होता है वाइस प्रेसिडेंट को। तो इसलिए दो दिखते हैं, आप लिख के रखो, लेकिन कंसिडर ये करके चलो। आप इसके ऊपर कभी क्वेश्चन आया भी नहीं, लेकिन आया तो एटलीस्ट मेरा नाम लोगे एग्जाम सेंटर में कि हाँ भाई ऐसा कुछ तो भी पढ़ाया था हमारे हैं सर ने, तो 67 भी याद रखो, ठीक है। रिमूवल क्या है अभी नहीं देखेंगे हम लोग, उधर देखते बैठेंगे, ठीक। तो ये बहुत ही दुख की बात है कि वाइस प्रेसिडेंट को एक पैसा भी सैलरी नहीं मिलता, एक टिकली नहीं दिया जाता, उसको कुछ नहीं दिया जाता, लेकिन फिर भी हर महीने उनके खाते में 4 लाख रुपए आ जाते हैं। ये जो सैलरी उन्हें मिल रही है वो वाइस प्रेसिडेंट के नाम से नहीं दी जा रही है, वो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा के नाम से दी जा रही है, ठीक है। तो चेयरमैन, अब देखो इसी पे क्वेश्चन बना लेगा भाई कमीशन आपको, इस पर्सन को किस नाम से हटाया जाता है, तो वाइस प्रेसिडेंट। सैलरी किस नाम से मिलता है, अब इनको भी सीधा सीधा करने में क्या प्रॉब्लम थी पता नहीं है, अलग अलग चीज़ें। सैलरी वाइस प्रेसिडेंट को नहीं मिलेंगी, वाइस प्रेसिडेंट को कोई पावर्स नहीं, उनका बस एक ही काम, जैसे हमने डिस्कस किया, उनका बस एक ही काम है कि किसी भी कारणवश अगर प्रेसिडेंट ये पोस्ट वैकेंट होती है तो उस टेम्पररी टाइम के लिए वाइस प्रेसिडेंट ये प्रेसिडेंट के पोस्ट पे आएंगे। लेकिन मैंने कहा टेम्पररी टाइम के लिए, अच्छा उसको पहले समझ लो, उसके बाद भले लिखते रहना। किसी भी कारण से प्रेसिडेंट का डेथ हो गया या फिर उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया या फिर कुछ भी हो जाए तो वाइस प्रेसिडेंट ही जो है वो प्रेसिडेंट बनेंगे। मैं फिर से बता दूं, ऐसा नहीं है कि मतलब परमानेंटली वो वैकेंट हो गया इसीलिए आएंगे, नहीं। अगर कुछ पर्टिकुलर डेज के लिए भी वो सीट वैकेंट है तो भी वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट हो जाएंगे। समझ के चलो कि सिक लीव पे हैं प्रेसिडेंट 7 दिन के, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बनेंगे। जब वो प्रेसिडेंट रहेंगे तो एज अ प्रेसिडेंट ही उन्हें ट्रीटमेंट मिलेंगी, एज अ प्रेसिडेंट ही उन्हें माना जाएगा, हर चीज़ प्रेसिडेंट के हिसाब से, ये सैलरी एंड बाकी सारी चीज़ें। बस रूल ये बताता है कि प्रेसिडेंट का किसी कारण से अगर ये पोस्ट वैकेंट होता है तो उस पोस्ट पे वाइस प्रेसिडेंट ये प्रेसिडेंट तो हो जाएंगे, लेकिन जिस दिन प्रेसिडेंट ये पोस्ट ये वैकेंट हुआ उस दिन से 6 मंथ के भीतर इलेक्शन कमीशन ने प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए नए इलेक्शन लेना कंपलसरी। मतलब ये जो वाइस प्रेसिडेंट दिख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ तक ही प्रेसिडेंट रह सकते हैं, बाकी 6 महीने के भीतर नए प्रेसिडेंट चुन के आएंगे। अब तभी हमने ये कहा, ये देखा कि हमने वाइस प्रेसिडेंट ये पोस्ट जो है वो यूएस से लिया है, लेकिन मैंने तभी आपको एक बात बताया कि एक बड़ा चेंज हमें दिखता है जो यूएस में चलता है और इंडिया में नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट को वो राइट नहीं है, वो कौन सा मैं बता दूं, लेकिन पहले वो समझने के पहले मैं आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ें यूएस की बताऊं। यूएस में सारी चीज़ें मतलब पॉलिटिकली प्रेसिडेंट की इलेक्शन की सारी चीज़ें जो है ना वो बहुत परमानेंटली और बहुत ही फिक्स रहती है। हर 4 साल में प्रेसिडेंट की इलेक्शन हो गए, हर 4 साल में। लास्ट टाइम हुए थे 2020 में, अभी लास्ट टाइम 2024 में हुए। इसके बाद भूचाल आ जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन 2028 में हो गए। उसके बाद भी दुनिया के 2 टुकड़े हो जाए,
2032 में भी हो गए। हर 4 साल में, हर 4 साल में नवंबर के सेकेंड ट्यूसडे इलेक्शन होते हैं। दिसंबर के 6th को फिर से इलेक्शन होते हैं, क्योंकि इलेक्शन की उसके बहुत ही कचरा वाला सिस्टम है वो। 6th ऑफ जनवरी को रिजल्ट आउट होता है और हर 4 साल में 20 जनवरी को प्रेसिडेंट ओथ लेता है। फिक्स है, फिक्स। हमारे देश में एक एग्जांपल बता दो कि 5 साल पहले प्रेसिडेंट मतलब आपके प्राइम मिनिस्टर ने इस दिन ओथ लिया था, आप इस दिन ले रहे हैं, और साल 5 साल नहीं कंसिडर कर सकते आप, तो कहाँ डेट आप कंसिडर कर रहे हो? बिल्कुल नहीं होगा, वहाँ कुछ भी हो जाए। 4 साल मतलब 4 साल। मर जाए प्रेसिडेंट, भूत उठा के ले जाए उसको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 साल मतलब 4 साल। तो भाई ये क्या सिस्टम है? ये सिस्टम ऐसा है। जो फर्क है ना इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट और यूएस के वाइस प्रेसिडेंट में, वो ये कि यूएस में देखो कैसा है। यूएस में पहली बात, यूएस के प्रेसिडेंट का हमने टर्म देखा था ना, कितने साल का है कि नहीं देखा? पढ़े थे ना, लेकिन ठीक हमने देखा है कि यूएस के प्रेसिडेंट का जो टर्म है वो 4 साल है। वहां पे भी वाइस प्रेसिडेंट है। बाई चांस अगर यहाँ पे समझ के चलो कि अभी 2024 आया है, 2028 तक रहेंगे सरपंच पोस्ट पे। एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि 2025 में, मैं तो बहुत मन कर रहा है भाई उसकी सही में इम्पीचमेंट लग जाए यार, और सही में लग जाए और उसको ना इतना मार मार के बाहर निकाला जाए, क्रिमिनल प्रोसीजर भी चले, जेल जाए वो आदमी। वह इतना बदमाश इंसान को क्यों प्रेसिडेंट बनाया समझ में नहीं आता। एनीवे जान दो, अपने छोड़ो। अब 2024 में आए हुए डोनाल्ड ट्रंप एग्जाम्पल लेते हैं कि सही में दिसंबर के 28 तारीख को अगर सही में इम्पीचमेंट लग गया और सीनेट ने सही में पास कर दिया अगर, तो वो तो यहाँ का उनका यहाँ रिमूवल हो जाएगा, मतलब 1 साल में ही रिमूवल हो गया, पोस्ट वैकेंट हो गया। पोस्ट वैकेंट हुआ तो क्या सेम वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट पोस्ट पे आएंगे। लेकिन जब वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट पे आएंगे तो प्रेसिडेंट इलेक्शन बीच में ही नहीं लिया जाएगा। रिमेनिंग 3 साल के लिए वहां के वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पर रहेंगे। और ठीक 2028 को नवंबर के सेकेंड ट्यूसडे पहला इलेक्शन, दिसंबर के मंगलवार दूसरा इलेक्शन, 6 जनवरी को रिजल्ट, 20 तारीख को ओथ, मामला खत्म। ठीक है, तो यही फर्क है कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट बस 6 महीने एंजॉय कर पाएंगे, ये फुल टर्म। अच्छा यहाँ पे भी देखो ये कितने टर्म के लिए आ सकते हैं प्रेसिडेंट। अब मामला ये है, ये वाइस प्रेसिडेंट गया, प्रेसिडेंट बन गया, इसको मिले 3 साल। भाई भविष्य में ये भी तो प्रेसिडेंट बन सकता है, तो इसका टर्म का कैसा? तो अगर ये टेम्पररी इन द सेंस वाइस प्रेसिडेंट अगर प्रेसिडेंट हो जाता है यूएस में, 2 साल से 1 दिन भी ज्यादा अगर वो प्रेसिडेंट पे था तो उसका एक टर्म कंसिडर कर दिया गया। अब उसके पास एक ही टर्म रहा। ठीक है, वो यूएस में सिस्टम चलता है। तो बस यही फर्क है, बाकी तो सारी चीजें वाइस प्रेसिडेंट यूएस और इंडिया की सेम है। बाकी इनकी जितने भी पावर्स है वो पावर्स राज्यसभा के चेयरपर्सन के नाम से हैं। बाकी ने ये जो काम करते हैं वो चेयरपर्सन के नाम से करेंगे, और वो क्या पावर्स है क्या नहीं हम कल राज्यसभा स्टार्ट करेंगे ही, जब हम लोग चेयरमैन देखेंगे तब वो सारी चीज़ें डिस्कशन हम लोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे वीपी फिनिश, और मेरे पास कुछ नहीं है। बुक में आपको कुछ मिल जाए अलग से तो मुझे बता दो, मैं पढ़ा दूंगा कल, और कुछ नहीं है इनके लेके। खत्म यहाँ पे मामला।